हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और क्लास 11th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जो पिछला आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, दैट इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसके बाद आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को निपटा लिया अच्छे तरीके से, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो बस फिर आप लोगों को कोई चिंता वाली बात नहीं। क्लास 12 की केमिस्ट्री आप मान के चलो कि आपसे बड़े आराम से और बड़े इजी तरीके से बन जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कि अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग इसीलिए जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। या तो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? हाँ, या तो वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब इनसे बनने वाले। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को बात? तो अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। यानी हम लोग देखेंगे कि आपके बेसिक लेवल पर हाइड्रोकार्बन्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका केमिकल कंपोजिशन होता है, क्या उनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और उनके अंदर किस किस टाइप के इफेक्ट्स लगते हैं। मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग यहाँ पर बेसिकली डिटेल में डील करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हाइड्रोकार्बन्स आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई पता है कोई हाइड्रोकार्बन जो आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो? नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, एक स्टार बनाकर पॉइंट नोट कर लो कि तुम्हारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे ऑल आर फ्यूल्स। हम इन्हें फ्यूल्स की नाम, मतलब इनको हम लोग फ्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। कैसे? देखो, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने पेट्रोल नाम सुना है? जी हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने केरोसिन का नाम सुना है? इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने डीजल का नाम सुना है? इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर आप लोगों ने सीएनजी का नाम सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर आप लोगों ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का नाम सुना होगा। ये कहाँ मिलती है? जब ये तेल के कुएं खोदने जाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो सऊदी अरेबिया या ये जो आपकी वो जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान और ये वाला जो पोर्शन है जहां पर आपको तेल के कुएं मिलते हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पानी के कुएं, वहां पर इनके तेल के कुएं। जब ये जमीन में खुदाई करते तो इनको एक्चुअली अंदर से पेट्रोलियम मिलता है। तो जब वो पेट्रोलियम जिस जगह पर भरा हुआ होता है, उसके ऊपर की जो खाली स्पेस होती है ना, वहां पर जो गैस ट्रैप्ड होती है उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। उस नेचुरल गैस को जब आप लिक्विफाई कर दोगे तो इट विल बिकम लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फिर आपके पास में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके अलावा हम लोग जैसे ग्लूकोज वगैरह जो खाते हैं, भाई ग्लूकोज तो हमारे ह्यूमन बींग्स का, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उसका फ्यूल है ग्लूकोज। तो ये सारी की सारी चीजें, ये ऑल ऑफ देम आर योर हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा मैं आपको और बताऊं ये कहाँ यूज होता है। ये एक तरीके का स्टार्टिंग मटेरियल है। ये आपका जो हाइड्रोकार्बन है, ये एक तरीके का स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर मेडिसिन। जो भी आप दवाइयां खाते हो मार्केट में जो मिलती है, जो आप लोग कलर करने के लिए डाइस का इस्तेमाल करते हो, ये सब का एक स्टार्टिंग मटेरियल है आपका हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजुअली कैसा हाइड्रोकार्बन्स? हायर हाइड्रोकार्बन्स, हायर वाले, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास बड़ा हो, जिनका चेन की लंबाई बड़ी हो, वैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे आपका बेंजीन वगैरह, ये सब बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमारी पॉलीमर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। भाई जो मार्कर जिस प्लास्टिक से बना है, जो पॉलीथीन आप लोग मार्केट में इस्तेमाल करते हो, भैया थैली दे दो थैली, भैया पॉली बैग दे दो पॉली बैग,
वो सारी बातें जो आपकी होती है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिकली हाइड्रोकार्बन से ही मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बेसिक पॉइंट हो गया, ये आपका एक बेसिक पॉइंट हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया हाइड्रोकार्बन का। ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बट बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो अब हम लोग हमारे हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करने की तरफ बढ़ चलते हैं और यहां पर चर्चा करते हैं कि भैया हाइड्रोकार्बन आप किस तरीके से क्लासिफाई करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आप आपके हाइड्रोकार्बन्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है आपका नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले डिस्कशन मार लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग एक बात जानते हो कि जो आपका कार्बन होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें, तो आपके कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ते हैं। अगर इस कार्बन को बॉन्डिंग करते वक्त 4 ऐसे ग्रुप्स मिल जाएं जिनके साथ ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और सारे के सारे बॉन्ड्स इसके सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो दैट व्हेन अ कार्बन शेयर्स ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे शेयर कर ले टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। क्या बनाने के लिए? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। यहां पर ध्यान रखना, मैंने पाई बॉन्ड नहीं बोला है। पाई बॉन्ड मजबूरी में बनता है, वो कैसे बनता है मैं बता दूंगा, लेकिन वैसे तुमको सिखा चुका हूं, पर एक बार वापस सिखा दूंगा। तो जब आपका कार्बन अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के शेयर कर लेता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड कार्बन। इसको आप लोग बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन। तो बेसिकली अगर आपके पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पहचानने का एक ही तरीका है कि आपका जो कार्बन है उसके पास में कैसे बॉन्ड्स हो, सारे सिग्मा बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर सब जगह पर हाइड्रोजन लगा दूं, ये मेरे पास में बन गया मीथेन CH4। तो मीथेन CH4 आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आ रहा है। और अपन एक एग्जांपल उठाएं, मान लीजिए मेरे पास में है C2H6, यानी मेरे पास में कौन है? मेरे पास में लेट से इथेन है। अब मैं इथेन कैसे बनाऊंगा? देखिए मेरे पास में 2 कार्बन है, पहले मैं करूंगा दोनों कार्बन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग, हमेशा ये बात ध्यान रखना। फिर मैं लगाऊंगा एक हाइड्रोजन यहां, फिर मैं लगाऊंगा एक हाइड्रोजन यहां, फिर मैं लगाऊंगा एक हाइड्रोजन यहां। सिमिलरली मैं इस कार्बन को भी तीनों हाइड्रोजन बराबरी से दूंगा। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है, 6 हाइड्रोजन को 2 कार्बन में बराबर डिवाइड करना है। कभी भी ऐसा मत करना कि एक को ज्यादा दे दिए एक को कम दे दिए। 2 कार्बन है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करो, बराबरी से काम चलने दो। तो ये भी आपका एक सैचुरेटेड कार्बन हो गया। क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सारे बॉन्ड्स आपके यहाँ पर सिंगल है। और एक एग्जांपल उठाते हैं, मान लीजिए आपके पास में C4H10। अब आप इसको कैसे करोगे? अब आप सबसे पहले 4 कार्बन बना लो, चारों कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, यही आपको करना है हमेशा। ये अब आप क्या करो, 10 हाइड्रोजन है, सबको एक एक हाइड्रोजन देने की कोशिश करो। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, 1 2 3 4, मैंने एक ज्यादा बना दिया, सॉरी। एक इसको दे दिया, या इसका भी यहां छोड़ो, यहां बना दो, ये एक इसको दे दिया। 1 2 3 4, 4 चले गए। अब क्या करें, फिर शुरू करते हैं, फिर एक इसको दे दो,
एक इसको दे दो, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, 8 हो गए। अब इस कार्बन के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, क्योंकि कार्बन की कैपेसिटी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने की, तो ये दोनों खत्म हो गए। अब 8 हाइड्रोजन चले गए, 2 बचे, तो 2 में से एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, बस ये आपके पूरे 10 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गए और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो ये भी क्या हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गाइस हमेशा एक बात ध्यान रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के देखने को मिलते हैं, दैट इज योर अल्केन्स। योर अल्केन्स आर ऑलवेज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, देखो मीथेन, इथेन, ये क्या है, ये कहलाता है ब्यूटेन, ये सब आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। व्हेन ऑल द 4 बॉन्ड्स अराउंड कार्बन आर सिग्मा बॉन्ड। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप इसके लिए एक टर्म और यूज कर सकते हो, दैट व्हेन ऑल 4 बॉन्ड्स अराउंड कार्बन आर सिग्मा। वैसे कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कभी कभी डबल बनाएगा, कभी कभी ट्रिपल बनाएगा, लेकिन बनाएगा 4। 4 से कम और 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन कभी नहीं बनाएगा। हाँ, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन 4 ही होंगे, 4 से ज्यादा 4 से कम कभी नहीं होंगे। तो लेकिन जब 4 बॉन्ड हो और चारों के चारों सिग्मा हो तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली 4 अलग अलग एटम्स के साथ जुड़कर, इसीलिए उसको सैचुरेटेड बोला। सर इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं, मैं एक चीज इसके अंदर और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ये सैचुरेटेड कंपाउंड सिर्फ ऐसी लंबी चेन जैसे नहीं होते। याद करो, मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके साथ में डिस्कशन भी करवाया था आप लोगों को कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं साइक्लिक। तो साइक्लिक में क्या होता है, अल्केन्स एक तो नॉर्मल एलिफेटिक टाइप के होते हैं, यानी लंबी चेन जैसे, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताए, और कभी कभी ये कैसे होते हैं, ये कभी कभी साइक्लिक भी होते हैं। कभी कभी दे लंबी चेन जैसे होते हैं और कभी कभी ये साइक्लिक होते हैं। तो उनके नाम क्या, आपको साइक्लो लगाना पड़ जाता है। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख के आए। जैसे मान लीजिए आपके पास में है साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन कैसे बनेगा भाई, ब्यूटेन है, 4 कार्बन की चेन है, चेन नहीं होगी, बेसिकली 4 कार्बन इंटरकनेक्टेड होंगे और बाकी की जो 2 बॉन्ड है वो इसके हाइड्रोजन के साथ होंगे। ये देखो, ये देखो, तो ये तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन बन गया। तो हर कार्बन के पास में 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, हर कार्बन के पास में 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, हर कार्बन के पास में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज योर साइक्लोब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8, दिस इज योर साइक्लोब्यूटेन। समझ गए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा अल्केन्स टाइप के होंगे, दे आर ऑलवेज अल्केन्स, दे आर ऑलवेज अल्केन्स। और अल्केन्स में बी ऑफ एलिफेटिक टाइप, यानी कि एक लॉन्ग चेन टाइप, और या तो साइक्लिक और वी कैन से रिंग टाइप, ठीक है। तो ये हो गए आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भाई कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत इजी था क्लासिफिकेशन, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। दूसरे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद में आपके पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो द सेकेंड टाइप इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बेटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, एक कार्बन को अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए अप्रोप्रिएट 4 अलग अलग ग्रुप्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको मजबूरी में किसी एक ग्रुप के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। तो यहां को आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, दैट व्हेन कार्बन डू नॉट शेयर all its 4 valence electron with 4 different groups, but some of its valence electrons are shared with
अ सिंगल ग्रुप ट्वाइस और थ्राइस, यानी एक सिंगल ग्रुप के साथ एक कार्बन को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बार शेयर करने पड़ सकते हैं या 3 बार शेयर करने पड़ सकते हैं। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देकर बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है C2H4, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। अब यहां पर आप देखो आपके पास में 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन बनाए, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। अब 2 हाइड्रोजन इसको दे देता हूं मैं और 2 हाइड्रोजन में इसको दे देता हूं। भाई बंटवारा तो बराबर होना चाहिए था, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब हाइड्रोजन खत्म हो गए, लेकिन इस कार्बन के पास भी अभी एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पड़ा हुआ है और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पड़ा हुआ है। तो इनको मजबूरी में अपने बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को बनाना पड़ेगा शेयर करके और एक पाई बॉन्ड लेना पड़ेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है आप लोग जानते भी हो, यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, इसका भी sp2 हो जाता है, इसका जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, इसके p ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग में जाता है। आप लोगों को पता ही है ये स्ट्रक्चर, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर ये इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बना रहा है। ये देखो, तो ये इसका एक पाई बॉन्ड बन गया। तो ये जो 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन को अपने बीच में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयर करना पड़ गया। यही तो इसको मैंने डिफाइन किया था कि जब आपका कार्बन अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए 4 अलग अलग ग्रुप नहीं ढूंढ पाता, यहां पर इस कार्बन को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए एक हाइड्रोजन ये मिला, दूसरा हाइड्रोजन ये मिला और तीसरा ये कार्बन मिला। चौथा ग्रुप कहां है? चौथा ग्रुप नहीं है। तो अब मजबूरी में इसको अपना जो एक बचा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ में शेयर करना पड़ गया, तो पाई बॉन्ड बन गया। मतलब जब कभी भी आपको बेसिकली पाई बॉन्ड दिख जाए आप समझ जाना कि वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड है। क्या ये चीज क्लियर होती है? तो क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड बना, देयर इज अ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, आप इसे बोलेंगे ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? ये आपके अल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कीन? जब आपको यहां पर एक डबल बॉन्ड ऑब्जर्व हो। अल्कीन्स आर द स्पीशीज दैट हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स, डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन्स एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास वाले, एक दूसरे के पास पास वाले हो, दोनों पास पास में और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो तुम्हारी अल्कीन फैमिली हो गई। सिमिलरली हो सकता है आपको एक मॉलिक्यूल ऐसा मिल जाए C2H2। अब यहां पर गड़बड़ी क्या कि एक कार्बन बनाया, दूसरे कार्बन से उसको जोड़ा, फिर एक हाइड्रोजन बनाया जोड़ा, एक हाइड्रोजन बनाया जोड़ा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब तो इनके पास में ग्रुप ही खत्म हो गए। अब इस कार्बन को अपने बचे हुए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कोई ग्रुप ही नहीं है, और ये कार्बन को भी अपने बचे हुए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कोई ग्रुप नहीं है। तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये एक पाई और ये पाई। तो यहां पर आपको 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब कि इस कार्बन को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे ग्रुप के साथ में 1, 2 और 3 बार शेयर करना पड़ा। यही तो मैंने यहां पर थ्राइस लिखा था कि ये कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए एक ही सिंगल ग्रुप से 2 बार या 3 बार शेयरिंग करनी पड़ सकती है। तो यहां पर इस कार्बन को अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए एक ये हाइड्रोजन मिला और एक ये कार्बन मिला। तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 बार शेयर किया। पहली बार शेयर करने पे सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरी बार पाई और तीसरी बार भी पाई। अब क्योंकि यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग अ ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग अ ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? ये आपके अल्काइंस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अल्काइन फैमिली क्या होगा? 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको बार बार डिफाइन नहीं करेंगे, ये हो गया आपका अल्काइन। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 तरीके के हो जाएंगे। एक आपके अल्कीन्स, यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक हो जाएंगे आपके अल्काइंस, यानी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर होती है? क्या ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका।
फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी साइक्लिक होंगे, नो डाउट, नो डाउट आपको इसमें भी साइक्लिक देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर भी साइक्लिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। देखो उसका भी अपन एक एग्जांपल उठाते हैं, साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्काइन उठाते हैं। जैसे आप इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, मान लीजिए आपके पास में एक कंपाउंड है सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी सी H2। अब आप बताओ ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी पहले पे और दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा और ये चौथा, 4 कार्बन की चेन हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। लेकिन क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूट 1 आइन। मतलब ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है? ये साइक्लो अल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। मतलब जब कभी भी आपके पास में रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर अगर एक भी मिनिमम ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्काइन फैमिली में चला जाएगा। फिर ये ध्यान रखना कि बाकी कितने ही सिग्मा बॉन्ड हो, बाकी इस कंपाउंड के पास में कितने ही सिग्मा बॉन्ड हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जहां ट्रिपल बॉन्ड आया ये अल्काइन हो गया। ठीक है। अच्छा, इस कंपाउंड को देखो, अब ये कंपाउंड कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है बताओ? सर यहां तो हमें 1 2 और 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, ये पाए, ये पाए, ये पाए, और बाकी सारे सिग्मा है। लेकिन मेरे गुलगुलो तुमको यहां पर पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया साइक्लो हेक्स। चलो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो 1, 3, 5 पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, पांचवें कार्बन पे क्या है? 3 ट्रिपल बॉन्ड, ट्राई इन। तो ये हो गया साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राइन, जिसको आप कॉमनली बेंजीन भी बोलते हो। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? साइक्लो अल्कीन फैमिली में चला गया। भाई डबल बॉन्ड है ना इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड्स भी दिखते हैं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये सैचुरेटेड है क्या? नहीं, बेंजीन बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड है। बेंजीन इज वेरी अनसैचुरेटेड। ये कैसा है? ये भी अनसैचुरेटेड है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोट करो। हो गया गाइस? इतना नोट कर लिया? ओके। अच्छा, मेरे को बताओ ये नोट करने के अलावा तुमने क्या नोट करा? आई वॉन्ट टू नो योर आंसर्स इन कॉमेंट सेक्शन। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने के बाद हम लोग हमारे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जो सबसे ज्यादा बेसिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को याद रखना है, हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज योर अल्केन्स। तो मेरे लाडलो, मेरे नालायक बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे गुडगुडो, शुरू करते हैं अल्केन्स। चलो बताओ भाई अल्केन क्या है? सबसे पहली बात, अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपका जो अल्केन्स है दे आर योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। दूसरी खास बात, अगर आपके पास में अल्केन है तो अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला, अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना, दैट इज CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जब आप इस जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय n? मैं आपको यह भी बता दूं, वेयर n कैन बी नंबर ऑफ कार्बन्स, वेयर n कैन बी नंबर ऑफ कार्बन्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में n की वैल्यू 1 है तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा C1H2n, 2 into 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 2, 2 + 2 4, यानी C1H4। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप C लिख रहे हो तो चलेगा। इसको बोला जाता है मीथेन। ये हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर इसका करके बड़े अच्छे तरीके से आ चुके हैं। वहीं पर अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दोगे तो ये बन जाएगा C2H6, यानी कि आपका इथेन। लाइकवाइज अगर आप यहां पर n की वैल्यू 5 रख दोगे तो ये बन जाएगा C5H12, ये कहलाएगा आपका पेंटेन। देन n की वैल्यू अगर आप 10 रख दोगे C10H22 डेकेन। लाइकवाइज ये आपका
कंपाउंड्स बनता जाएगा। यूं भी इसको ऐसा आप कह सकते हो कि जो आपका सबसे पहला जो मेंबर है मीथेन, ये बेसिकली कहां मिलता है, ये आपको जो मार्शीज एरिया होते हैं, दलदल वाले इलाके, वहां मिलता है, और जो आपकी कोल की माइंस होती हैं वहां पर ये मिलता है। सो बेसिकली ये ऐसी प्लेसेस पर आपको ज्यादा मिलता है। यूजुअली हम इथेन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यूजुअली आपको लोग ऐसे भी समझा सकते हैं इन चीजों को कि भैया अगर आपके पास में एक मीथेन है तो आप मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक CH3 जोड़ दो। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन गया CH3, और फिर लगा दिया तुमने CH3 तो ये बन गया तुम्हारा इथेन। फिर आप इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो और इसके अंदर फिर एक CH3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, मतलब ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। लाइकवाइज मतलब आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और एक CH3 जोड़ना है। तो अब आपके पास में आपके अल्केन्स की जो भी होमोलोगस सीरीज मिलेगी, आपको अल्केन की जो भी होमोलोगस सीरीज मिलेगी, उन सब के अंदर आपको करना क्या है, एक हाइड्रोजन हटाना है, एक CH3 जोड़ना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, एक CH3 जोड़ना है। मतलब आपके अल्केन की फैमिली कहां से स्टार्ट हुई, मीथेन से। इसलिए मीथेन को फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन भी बोला जाता है। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ योर अल्केन एंड इट इज द मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन। इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा सुलझा हुआ हाइड्रोकार्बन आपको और कोई नहीं मिलेगा। इसके बाद आप जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। जैसे अल्कीन में और अल्काइंस में तो तुमको 2 कार्बन और 2 कार्बन से ज्यादा वाले कंपाउंड्स ही मिलेंगे, एक कार्बन वाला कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये अल्केन ही ऐसा जिसमें तुमको एक कार्बन वाला कंपाउंड मिल रहा है। क्या बात समझ में आ गई? पक्की बात? ग्रेट। अच्छा, क्योंकि आपके सारे अल्केन सैचुरेटेड होते हैं, दे आर प्रैक्टिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जो आपका रूम टेम्परेचर होता है और आपकी जो नॉर्मल कंडीशन जैसे स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब कंडीशन में नॉर्मल प्रेशर और कंडीशंस, ये बेसिकली ये सब कैसे होते हैं, दे ऑल आर इनर्ट। ये सब के सब कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब आप यहां पर ब्रैकेट में सब लोग बनाकर लिखेंगे, बेसिकली दे आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स योर एसिड्स, योर बेसिस एक्सेट्रा। मतलब कोई भी कंपाउंड हो, एसिड आ जाए, बेस आ जाए, कोई गैस आ जाए, कोई भी कंपाउंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये उनके साथ में रिएक्ट करने ही नहीं वाले। क्यों? क्योंकि भैया ऑलरेडी सैचुरेटेड है। आप देखो ना आपके मीथेन को, भाई कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दुनिया का हर एटम क्या कोशिश करता है कि वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा सके। नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो अवेलेबल है, 4 की ये शेयरिंग कर लेगा। 4 हाइड्रोजन के साथ में इसने क्या कर ली, शेयरिंग मार ली। तो अब बताओ ना, इसका तो पेट भर गया ना, इसके तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब इसको किसी और के साथ में कोई बॉन्डिंग करने की जरूरत है क्या? भाई इसका पेट भर गया है। अब आप इसके सामने चीज बर्स्ट पिज्जा भी रख दोगे ना तो ये नहीं खा पाएगा, क्योंकि गले गले तक खा चुका है। अगर इसने चीज बर्स्ट का एक बाइट भी लिया तो उसको उल्टी हो जाएगी, कर देगा ये, ऐसा करके उल्टी कर देगा। इसका पेट भर गया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सैचुरेट हो गया है। तो भाई जब सैचुरेट हो गया तो किसी के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। इसीलिए स्टार बना के लिखेंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, देयरफॉर अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। पैराफिन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैराफिन्स? बेटा देखो, पैराफिन जो वर्ड निकला ना, 2 चीजों से मिलता है। पैरा वर्ड निकला है पैरम से, पैरम मतलब लिटिल,
पैरम का मतलब क्या होता है? लिटिल। एंड फिन्स, या ये वर्ड निकला है आपके अफिन्स से। अफिन्स का मतलब अफिनिटी, किसी के साथ बॉन्ड करने की, किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने की ताकत। तो इनके पास में बॉन्ड बनाने की ताकत कैसी है? वेरी लिटिल। किसी के साथ में कंबाइन होने की ताकत कैसी है? वेरी लिटिल। मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं। इनकी अगर रिएक्टिविटी करनी हो तो आपको बहुत हाई प्रेशर, बहुत सारे कैटलिस्ट, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये रिएक्टिव बनेंगे। तो बेसिकली दे आर ऑफ वेरी लिटिल अफिनिटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और कुछ बेसिक बातें आपको इनके बारे में बता सकूं। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे लाडलो, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे प्यारे गुलगुलो? पक्की बात? श्योर शॉट? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम ये बीच वाली चीजें रब कर देते हैं और ये होमोलोगस सीरीज वाली बात भी रब कर देते हैं कि भैया एक CH3 मिटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ, अब अगर हम लोग बात करें कि यूजुअली आपके अल्केन्स में जो कार्बन होता है इट इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा होता है? आप लोग सब जानते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से आपको हमेशा इसका जो शेप देखने को मिलेगा वो टेट्राहेड्रल शेप देखने को मिलेगा और आपको जो ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो 109.5 डिग्रीज देखने को मिलेगी। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ये इट इज ऑलवेज 154 पिकोमीटर्स और आपको कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी 112 पिकोमीटर्स के आसपास। समझ में आ गई? तो देखो आपको कैसा दिखेगा, मैं एक बेसिक मीथेन का स्ट्रक्चर बनाकर बता। तो आप लोग सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। एक बॉन्ड आपको यहां देखने को मिलेगा, एक बॉन्ड आपको यहां देखने को मिलेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर एक बॉन्ड आपको यहां देखने को मिलेगा लाइकवाइज दिस H, और एक बॉन्ड आपको ये जो दिखेगा, ये जो सॉलिड वेज बॉन्ड अपन इसको बोलते हैं, सॉलिड वेज बॉन्ड, जो कि आउटसाइड द प्लेन आ रहा है। और ये कौन सा बॉन्ड है? डैश वेज्ड बॉन्ड, ये इनसाइड द प्लेन है। तो ये आपको एंगल कहीं का भी नाप लो, ये नाप लो, ये नाप लो, ये नाप लो, ये आपको हमेशा 109.5 डिग्रीज देखने को मिलेगा। ये कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस वाले बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हमेशा 112 देखने को मिलेगी। और अगर मान लो आपके पास में कोई दो कार्बन के बीच में बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए आपको ये अब दिखता है इथेन के अंदर, ये कार्बन से ये दूसरा कार्बन, ये तुम्हारा CH3 हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा सॉलिड वेज बॉन्ड आउटसाइड और ये तुम्हारा डैश्ड वेज बॉन्ड इनसाइड। तब यहां पर आप जब ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी 154 पिकोमीटर, लेकिन शेप हमेशा सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी चेंज नहीं होगा जब कभी भी अल्केन्स होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें आपके अल्केन्स की, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज इतना नोट कर लो, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। नोट कर लेना बच्चों।